कंफ्यूजन 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 आए दिन हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ये देखते हैं कि लोगों के बीच बहुत सारे डिबेट्स एंड आर्गुमेंट चलते ही रहते हैं कि क्या सच में मास्टरबेशन या यूं कहें कि फैपिंग सही है या गलत, और क्यों कुछ लोग इसे अच्छा बताते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे पाप मानते हैं। तो आखिर इन दोनों में से सही कौन है, और क्या ब्रह्मचर्य में सच में कोई अनोखी ताकत छुपी हुई है? तो दोस्तों आज हम ऐसे ही कई सारे रहस्यमय राज से पर्दा उठाने वाले हैं, और वो भी केवल 4 स्टेप के अंदर अंदर, और जानेंगे कि आखिरकार ये सब क्या भला है। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों फैप के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर में ये मास्टरबेशन या फैपिंग होती क्या है। तो अगर हम सरल शब्दों में फैपिंग को एक्सप्लेन करें तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर मेल या फीमेल अपने सेक्सुअल ऑर्गन को टच या स्टिमुलेट करते हैं ताकि उन्हें प्लेजर फील हो। वहीं अगर हम डेटा की बात करें तो अल्फ्रेड किन्सी ने 1950 में यूएस के अंदर एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसके अनुसार 92% मेन एंड 62% वुमेन ने कभी न कभी फैप किया है। वहीं अगर हम रिसेंट डेटा की बात करें तो द मैरेक मैनुअल ऑफ डायग्नोसिस एंड थेरेपी, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग मेडिकल टेक्स्ट बुक है, इसके अकॉर्डिंग 97% मेल और 80% फीमेल फैपिंग करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इन डेटा में ये साफ साफ क्लियर होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैपिंग लोगों के बीच में काफी ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर लोग ये फैपिंग करते ही क्यों हैं? तो स्टडीज ये बताती है कि लोग प्लेजर के लिए और तनाव या चिंता जैसी चीजों को कम करने के लिए फैपिंग का सहारा लेते हैं। वहीं अगर हम इसे साइकोलॉजिकली समझें तो जब लोग फैप करते हैं तो इससे उनके ब्रेन का रिवॉर्ड नेटवर्क हाईली एक्टिव हो जाता है, स्पेशली वो एरिया जिसे हम वेंट्रल सेरेडियम कहते हैं, और ये दिमाग का वही हिस्सा है जिससे हमें प्लेजर या किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। सिमिलरली जब एक ह्यूमन मास्टरबेशन करता है तो इससे उनके ब्रेन में कई तरह के इंपॉर्टेंट न्यूरोकेमिकल रिलीज होते हैं जिस वजह से ये करने पर लोगों को सेक्सुअली प्लेजर फील होता है, और इस पूरे एक्ट में लोगों को किसी भी ऑपोजिट सेक्स पार्टनर की जरूरत नहीं होती। इसलिए ये फैपिंग बीते कुछ सालों में लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो दोस्तों अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आखिर ये फैपिंग होती क्या है और लोग इसे क्यों करते हैं, तो अब हम ये समझते हैं कि साइंस इस फैपिंग या मास्टरबेशन के बारे में आखिरकार क्या कहती है, और क्या साइंस के अकॉर्डिंग हमें फैपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इसे समझने के लिए द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने 1972 में अपनी एक रिसर्च कंडक्ट की जिसके अनुसार फैपिंग एक मेडिकली हेल्थी और साइकोलॉजिकली नॉर्मल हैबिट है, और इसे करने से आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। और इवन कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट तो ये तक क्लेम करते हैं कि फैपिंग से आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है और इससे डिप्रेशन से भी छुटकारा मिलता है। और इन्हीं सब डेटा की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में मास्टरबेशन को बढ़ चढ़कर प्रमोट किया जाता है। जैसे कि साल 2009 में यूके के अंदर नेशनल हेल्थ सर्विस ने लोगों के बीच फैप को प्रचलित करने के लिए एक स्लोगन भी तैयार किया था कि एन ऑर्गेज्म अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वहीं अगर हम मास्टरबेशन की एडिक्शन की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में फैपिंग को आज तक एडिक्शन माना ही नहीं गया है, और इसे एक तरीके से पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर दिया गया है वेस्टर्न वर्ल्ड में। लेकिन अब ये तो था वन साइडेड साइंस का पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर इन सब के बारे में हमारे ग्रंथों और पुराणों में स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, तो स्क्रिप्चर्स की माने तो वात्स्यायन गुरुजी, जो कि एक महान इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी किताब कामा सूत्र में मास्टरबेशन या फैपिंग को गलत बताया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तो कामा सूत्र के अनुसार सीमन एक एसेंशियल लाइफ फोर्स है जो हमारे शरीर के अंदर एक निश्चित मात्रा में ही प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे बर्बाद करना गलत माना जाता है। इसलिए वात्स्यायन गुरु का ये मानना था कि सीमन बहुत सारे लाइफ गिविंग सब्सटेंस यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल से मिलकर बना होता है जो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन का पालन पोषण करता है। इसलिए कामा सूत्र के अनुसार जब एक आदमी के अंदर वासना की इच्छा बढ़ती जाती है तब सभी विटामिन्स और मिनरल्स जो शरीर के अलग अलग अंगों में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो सारी एनर्जी सेक्स ऑर्गन के पास इकट्ठा हो जाती है, और जब इंसान फैप करता है तब वो अपने ये सारे रेयर विटामिन्स एंड मिनरल्स को या यूं कहे कि एनर्जी को यूं ही बर्बाद कर देता है, जिसे बनाने में शरीर को कई हफ्तों का समय लग जाता है। लेकिन वहीं अगर फैपिंग को लंबे समय तक ना किया जाए तो यही विटामिन्स एंड मिनरल हमारे शरीर के अलग अलग भागों में ऑब्जर्व हो जाते हैं। यही वजह है कि प्राचीन हिंदू पुराणों में सीमन को हमेशा से ही मेल एंड फीमेल बॉडी की सबसे पावरफुल सब्सटेंस कहा गया है। इसलिए प्राचीन हिंदू पुराणों के अनुसार स्पिरिचुअलिटी या सुप्रीम गॉड तक पहुंचने का मार्ग ब्रह्मचर्य से होकर माना जाता है, और एक ब्रह्मचारी को इसके लिए ग्रेटेस्ट लेवल की शारीरिक और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हासिल करने के लिए एक ब्रह्मचारी को अपने बॉडी में सीमन को प्रिजर्व करना ही होता है, जहाँ पे इस सीमन को किसी भी कारणवश बर्बाद नहीं कर सकते। तो फिर अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सीमन इतनी पावरफुल क्यों होती है, और ये हमें स्पिरिचुअलिटी तक पहुँचने के लिए ग्रेटेस्ट लेवल की शारीरिक और मानसिक
शक्ति हासिल करने में भला कैसे मदद करता है? तो इस पर महर्षि सुश्रुत, जिन्हें द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी किताब द सुश्रुत संहिता में ये बताया है कि आखिर में ये सीमन हमारी बॉडी में बनती कैसे है और ये एलिमेंट इतना ज्यादा पावरफुल और प्रीशियस कैसे बन जाता है हमारे लिए। तो महर्षि सुश्रुत के अनुसार जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे शरीर में उस चीज से सीमन बनने के लिए उसे 7 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जो है रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और अंत में जाकर वीर्य, जिसे हम सीमन कहते हैं, वो बनता है। अब इसे साइंटिफिकली देखें तो एक्चुअली में फूड डाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले हमारी छोटी आंतों में ब्लड फ्लूइड बनता है और इसी ब्लड फ्लूइड से बनता है ब्लड और ब्लड से बनता है मांस और इस मांस से बनता है फैट और फैट से बनती है हड्डियां और इन हड्डियों से बनता है बोन मैरो और फिर जाके इस बोन मैरो से बनता है सीमन। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं बनता, बल्कि इसे बनने के लिए हर एक प्रोसेस में लगभग 5 दिनों का समय लगता है, यानी कि टोटल 35 डेज का समय लगता है। और इसके बाद जब इस सीमन को बर्बाद नहीं किया जाता तब अगले कुछ हफ्तों तक ये सीमन एपिडेमिक्स में स्टोर रहता है, जहां इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है और फिर लगभग 74 दिनों के बाद बॉडी सीमन को हमारे सेल्स में ऑब्जर्व करने लगती है और ये सारी एनर्जी बॉडी के अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है और हमारे ब्रेन तक पहुंचकर उसे नरिश करती है और इसी वजह से ये सीमन इतनी पावरफुल और प्रीशियस होती है हमारे लिए। इसी वजह से महर्षि सुश्रुत ने भी सीमन के बारे में ये मेंशन किया है कि इससे फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल स्ट्रेंथ और हमारे मेंटल स्ट्रेंथ जैसे कि सुपर इंटेलिजेंसी और मेमोरी पावर एंड फाइनेस्ट ब्रेन का निर्माण होता है, जिसका प्रमाण हमारे कई सारे स्क्रिप्चर्स में मिल जाता है, जैसे कि द एंशिएंट वेदास ऑफ इंडिया स्पीक एक्सटेंसिवली ऑन द रिटेंशन ऑफ द सीमन फॉर डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस, विल पावर, फिक्स इंटेलिजेंसी, नोबल कैरेक्टर एंड फोटोग्राफिक मेमोरी एंड शाइनिंग गुड हेल्थ। लेकिन दोस्तों, आई एम श्योर कि ये सब जानने के बाद भी अभी भी ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर हम इन सब बातों को सच कैसे मान ले? आखिरकार हमारी ये प्राचीन हिंदू पुराणों का साइंटिफिक प्रूफ क्या है भाई? और क्या आज के समय में फैपिंग करना शरीर को नुकसान पहुंचाता है या नहीं, ये भाई हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके बारे में स्विस फिजिशियन एंड बायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मिशर ने ये पाया कि हमारे सीमन के हर एक स्पर्म में 96% न्यूक्लियर प्रोटीन्स, फॉस्फोराइज फैट, लेक्थिन और कोलेस्ट्रॉइन जैसे तत्व होते हैं, जो हमारे ब्रेन को नरिश करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं जब बात रेगुलर फैपिंग की आती है तो इसकी सच्चाई को जानने के लिए साइकोलॉजी टुडे की एक टीम ने एक रिसर्च कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने 20 से 25 साल के 400 कैंडिडेट को 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें पहला ग्रुप था जनरल पॉपुलेशन का, जो महीने में 2 बार या उससे भी कम बार पॉर्न देखता या फैपिंग करता था। वहीं दूसरे ग्रुप के लोग हफ्ते में 3 से 5 बार फैपिंग करते थे। वहीं आखिरी ग्रुप के लोग हफ्ते में 7 या उससे भी ज्यादा बार फैपिंग करते थे। अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इनके मूड और डिप्रेशन के लेवल को बारीकी से एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि पहले ग्रुप का नेगेटिव मूड का लेवल था 6.5, यानी कि नो डिप्रेशन या फर्स्ट लेवल का डिप्रेशन। लेकिन वहीं दूसरे ग्रुप का नेगेटिव स्कोर था 18, यानी कि मीडियम या मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन। और जो लोग हर दिन फैपिंग कर रहे थे उनका स्कोर था मोर देन 21, यानी कि हाईएस्ट लेवल का डिप्रेशन, जो एक हंसती खेलती जिंदगी को चुटकियों में बर्बाद कर रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट से 2 चीजें समझ में आती है। पहले कि जो लोग रेगुलर या मीडियम लेवल पे पॉर्न देखकर फैपिंग कर रहे थे उनका डिप्रेशन लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और जैसे जैसे इनका डिप्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वो अपने माइंड एंड बॉडी को और ज्यादा प्लेजर फील करवाने के लिए और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए और ज्यादा फैपिंग एंड पॉर्न का सहारा ले रहे थे, जिसकी वजह से ही वो एक एडिक्शन की हैबिट चेन में फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बादी की ओर लेकर जा रहे थे। वहीं दूसरी चीज हमें ये समझ में आती है कि रेगुलर फैपिंग करने से ये चीज हमारी बॉडी एंड माइंड को भयंकर तरीके से बर्बाद करके रख देती है। लेकिन अब ये सच्चाई जाने के बाद सवाल अब ये आता है कि क्या हम इस माया जाल से वाकई में बाहर निकल सकते हैं या नहीं, और क्या हम पहले जैसे जीनियस लेवल की ब्रेन पावर को क्या सच में फिर से हासिल कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का जवाब पता लगाने के लिए एक रिसर्च कंडक्ट की गई, जिसमें शुरुआत में 112 लोगों के ब्रेन स्कैनिंग्स लिए गए, जिनमें से 76 लोग पॉर्न एंड फैपिंग के एडिक्टेड थे। अब इनका माइंड रिबूट करने के लिए, यानी कि पहले जैसा नॉर्मल बनाने के लिए, इनको 40 दिनों तक इंटरनेट, पॉर्न और फैपिंग से दूर कर दिया गया और हर दिन काउंसलिंग देकर नो फैप के लिए मोटिवेट किया गया, जिसका नतीजा ये आया कि सिर्फ 40 दिनों के बाद ही इनके ब्रेन स्कैनिंग्स में समय के साथ साथ इनके ब्रेन के व्हाइट एंड ग्रे मैटर्स बढ़ने लगे। अब जिन्हें नहीं पता कि ये ग्रे और व्हाइट मैटर्स होता क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि ये एक तरीके से हमारे ब्रेन के बहुत ही पावरफुल सेल्स एरिया होते हैं, जिसमें ग्रे मैटर्स हमें जीनियस लेवल की कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग करने में मदद करता है, वही व्हाइट मैटर्स ब्रेन के डिफरेंट एरिया या सेंसेस के साथ हमें कम्युनिकेशन बिल्ड करने में मदद करता है, जो इवेंचुअली नए न्यूरल कनेक्शन बना करके हमें एक जीनियस लेवल की इंटेलिजेंसी को हासिल करने में मदद करता है। अब ये बदलाव केवल 40 दिनों के नो फैप चैलेंज से ही आया हुआ था, मगर हमारे ऋषि मुनि जो सालों से इस प्रोसेस को फॉलो करते आ रहे हैं, उनकी बुद्धिमानी और ब्रेन पावर का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने उस पौराणिक सदी में रहकर भी टाइम ट्रेवल, सौर्य मंडल के
9 ग्रह और ब्लैक होल जैसे ब्रह्मांड के कॉम्प्लेक्स रहस्य को भी बिना किसी आधुनिक उपकरणों के बिना ही ऐसे ही आराम से सुलझा लिया था, वो भी तब जब इंसान जंगलों में रहकर बस खेती किया करता था। जो ये दर्शाता है कि नो फैपिंग या सीमन रिटेंशन से हम क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो की इस आखिरी पड़ाव में हमारे पास आपके लिए भी एक टास्क मौजूद है कि आप भी इस 40 दिन के एक्सपेरिमेंट की तरह ही आप खुद भी सिर्फ 40 दिनों तक फैपिंग से दूर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो और खुद अपने शरीर और मानसिक बदलावों को खुद से नोटिस करो। ऐसा करके आपको खुद अपने आप ये पता चलेगा कि असल में फैपिंग करना सही है या गलत। बाकी जिन लोगों के दिमाग में हमेशा गंदे विचार और सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं, उनके लिए भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना करके रखा है, जिसका लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो की मदद से आप अपने दिमाग को अपने वश में कर पाओगे और साथ ही हमने किसी भी हैबिट को छोड़ने और फॉर्म करने के लिए भी एक वीडियो बना करके रखा है, जो आपको इस नो फैप की जर्नी में बहुत ज्यादा मदद करेगी। बाकी आप इस मास्टरबेशन और फैपिंग के बारे में क्या सोचते हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।